हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का ज्योग्राफी का सभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें लगभग 200 ऑब्जेक्टिव करेंगे। आज 50 ऑब्जेक्टिव अभी करेंगे, उसके बाद कल देखेंगे। कल तो हो सकता है कि 100+ ऑब्जेक्टिव कर लें, क्योंकि आज कुछ काम है, इसलिए इस वीडियो को आज थोड़ा कम लंबा रखेंगे। इसके बाद जो कल होगा वो वीडियो बड़ा होगा, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार देख लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे से आने की संभावना होगी। कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोहा से क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी उद्योग का निर्माण जो होता है लोहा के द्वारा ही होता है, इसलिए इसे उद्योग की जननी कहा जाता है। अच्छे से आपको याद रखना है, उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? तो लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। ये सोना क्या होता है? सोना का प्रतीक जो होता है Au होता है। तांबा का प्रतीक कॉपर होता है Cu, इसका प्रयोग Fe होता है। मैग्नीज का प्रतीक जो होता है Mn होता है। ये प्रतीक भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको साइंस में आ सकती है। तो किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो सोना को उद्योग की जननी कहा जाता है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा कार्य अधात्विक खनिज है? जो अधातु रहेगा वो अधात्विक खनिज होगा। सोना तो धातु है, तो धात्विक खनिज होगा। चांदी धात्विक खनिज है। तीन अधात्विक खनिज है। तो अभ्रक क्या है? अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक कोडरमा में होता है। कोडरमा जो झारखंड की एक जिला है, नवादा जिला के आसपास, नवादा और गया जिला के आसपास सटा हुआ ये जिला है, ध्यान रखिएगा। कोई पूछ सकता है बिहार के किस जिले में जो है अभ्रक अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, गया या नवादा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अब जो कोडरमा है वो गया के आसपास पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? आपको याद रखना है, भारत में लगभग 100 प्रकार की खनिज पाई जाती है। कितने प्रकार की खनिज पाई जाती है? तो अब आपको याद रखना है 100 प्रकार की खनिज पाई जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है चरक का संबंध किस देश से? तो चरक का संबंध क्या है? भारत से। चरक का संबंध किस देश से? एक आपको चरक याद रखना है, दूसरा एक नाम याद रखना है सुश्रुत। सुश्रुत, ये दोनों नाम याद रखना है। एक को कहा जाता है मेडिसिन का जनक। क्या कहा जाता है? मेडिसिन का जनक, यानी चिकित्सा का जनक। इन्हें कहा जाता है चिकित्सा का जनक। एक को कहा जाता है सर्जरी का जनक। इन्होंने पहली बार सर्जरी की थी। तो दवाई जो है, आज जो आधुनिक दवाई होती है उनका जनक किन्हें कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। सुश्रुत को क्या कहा जाता है? सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी का जनक, शल्य चिकित्सा का जनक। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। चिकित्सा का जनक किन्हें कहा जाता है? चरक को। और सुश्रुत को क्या कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। दोनों बातें अच्छे से आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है डिगबोई में स्थित है। डिगबोई कहाँ है? असम में। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना आपको याद रखना है, डिगबोई में स्थित है। और डिगबोई कहाँ है? असम में। बरौनी में क्या है? बरौनी बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में है। बिहार में भी तेल शोधक कारखाना है, तो ये बरौनी में है। पूछेगा बिहार में तेल शोधक कारखाना का फैक्ट्री कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना। अगला क्वेश्चन, एक चीज़ आप पूछेगा, बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो सिगरेट का जो कारखाना है, सिगरेट का कारखाना आपको याद रखना है मुंगेर जिला में है। कहाँ है? मुंगेर जिला में बिहार में सिगरेट का कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? आपको याद रखना है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। मैग्नीज उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो मैग्नीज उत्पादन में पहला स्थान जो है रूस का है।
मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान जो है वो रूस का है। अगला देखिए कितना 7वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा आप लोग जानते होंगे, मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा का विकास जो है कहाँ है? राजस्थान के मरुस्थल का नाम भी याद रखिएगा, पूछ देगा राजस्थान के मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल राजस्थान के मरुस्थल का नाम है। राजस्थान के मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है। एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पूछ सकता है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बड़ा पूछेगा तो आपको याद रखना है बड़ा, सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो क्या है? गोवा है। दोनों बात अच्छे से आपको ध्यान रखना है। कह रहा है इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। आपको ध्यान रखना है लोहे का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आप ये भी याद रखना है उड़ीसा में लोहा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो उड़ीसा के बंदरगाह से ही लोहा का निर्यात किया जाएगा। उड़ीसा में जो बंदरगाह है पारादीप है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, उससे लोहे का निर्यात किया जाता है, यानी एक अपना देश से दूसरा देश लोहा भेजा जाता है। अगला कह रहा है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुण मिट्टी है। यह मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो कपास के फसल से। किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस दूसरा तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में काली मिट्टी का नाम क्या है? तो दक्षिण भारत में भी काली मिट्टी का नाम रेगुण मिट्टी है। 2 क्वेश्चन बता दीजिए। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को याद रखिएगा, नई जलोढ़ मिट्टी को खादल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादल कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागड़ कहा जाता है। दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ? कन्वेंशन क्या होता है? एक मीटिंग होता है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किया गया। 1978 में किस जगह पर हुआ, उसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर याद रखिएगा, अफ्रीका कन्वेंशन हुआ। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण है तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब मान लीजिए जल का संरक्षण करना है, आपको पेड़ पौधे का संरक्षण करना है। कब हुआ वो भी याद रखना है, 1968 में हुआ। कहाँ हुआ? अफ्रीका कन्वेंशन नाम याद रखना है। जो हुआ था अल्जीरिया में हुआ था। अल्जीरिया अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में। अल्जीरिया में हुआ था। अल्जीरिया जो है अफ्रीका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी याद रखेगा, POP बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक होता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 2H2O। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू हाफ H2O। तो किससे बनाया जाता है? इसको जब जिप्सम को गर्म किया जाता है और पानी थोड़ा उड़ जाता है तो उससे क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। अगला क्या है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा किस खनिज का है अभी जिसके लिए पारादीप बंदरगाह बना था तो वह लौह अयस्क। ऐसे क्या पारादीप बंदरगाह से लौह अयस्क का क्या होता था, निर्यात होता था। तो अच्छा से आपको ये बात याद रखनी है कि उड़ीसा जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ के जो बंदरगाह हैं पारादीप उससे
लौह अयस्क का निर्यात होता है, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होता है इसलिए निर्यात यहीं से होता है। कह रहा है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। ऑप्शन है 100 करोड़ टन, 1.5 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। आपको याद रखना है भारत में तांबा का कुल भंडार जो है 125 करोड़ टन है। कितना है? तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन है। भारत में तांबा का कुल भंडार जो है 125 करोड़ टन है। अच्छा से आपको ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इसका फार्मूला देखिएगा तो Al2O3 होता है। बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3। तो बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। मैग्नीज, लोहा, टीना, ये सबसे मैग्नीज क्या होता है? Mn होता है। टीना क्या होता है? Sn होता है, Fe होता है। ये सबसे तो लोहा एल्युमिनियम नहीं बनाया जाता। एल्युमिनियम किससे बनाया जाता है? बॉक्साइट से बनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम का अयस्क है। कह रहा है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लोहा युक्त, जिसमें लोहा है उस खनिज का। तो बॉक्साइट, अब रक में तो लोहा नहीं होगा। बॉक्साइट में अभी देखिए एल्युमिनियम होता है, Al2O3 होता है, इसमें एल्युमिनियम होता है। चूना पत्थर CaCO3 होता है, इसमें भी क्या है? लोहा नहीं है। तो हम मैग्नीज में लौह होता है। आपको ये बातें ध्यान रखना है। कह रहा है लौह युक्त खनिज होता है, तो लौह युक्त जिसमें लोहा भी की मात्रा भी होती है, तो आंसर क्या है? मैग्नीज है। 16 नंबर देखिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम एड्रीन है। क्या है? एड्रीन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम एड्रीन है। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया है। यूरिया आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है। कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक क्षेत्र तक संपदा निहित होती है, यानी कितने किलोमीटर तक क्षेत्र तक आपकी संसाधन संपदा होंगी, जो भी होगी प्राकृतिक संसाधन संपदा उसमें आएगी। आपको याद रखना है 12 किलोमीटर के लगभग में हमारा राजनीतिक सीमा तक संपदा हमारा माना जाता है। मान लीजिए भारत की राजनीतिक सीमा है, ये क्या है? भारत की समुद्री सीमा है। यहाँ से 112 किलोमीटर तक, क्या है? 112 नहीं, केवल 12 किलोमीटर तक इस क्षेत्र में जो भी क्रियाकलाप होगा वो भारत का माना जाएगा। वो भारत ही कर सकता है, उस पर भारत का अधिकार माना जाता है। आपको याद रखना है राजनीतिक सीमा कितने क्षेत्र तक होता है समुद्री सीमा में, तो 12.2 किलोमीटर तक होता है। कह रहा है बिजली के पत्ते का फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। बिजली की बत्ती यानी बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए हम जानते हैं टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? टंगस्टन का प्रतीक W है। इसका गलनांक भी याद रखिएगा। गलनांक जो होता है 3500 डिग्री सी के आसपास होता है। 3500 डिग्री सी। पूछता है कि बिजली के बल्ब में या बत्ती में फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक अधिक होने का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मादेह भी दीजिएगा तो भी नहीं गलेगा और प्रकाश उत्सर्जित कर देगा। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन विस्तार है कितना % है? ये क्वेश्चन पूछे। आपको ध्यान रखना है भारत में वन विस्तार का जो प्रतिशत है वो अभी 22% के आसपास है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अगला देखिए कह रहा है किस खनिज से भारत सुसंपन्न है। तो भारत में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है भारत जो है किस खनिज से सुसंपन्न है, तो लोहा, ये लोहा है। भारत जो लोहा है सुसंपन्न है। लोहा कहाँ से उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उड़ीसा से लोहा का उत्पादन अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा से लोहा का उत्पादन बहुत अधिक होता है। पारादीप से इसका निर्यात किया जाता है, पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसे रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। और कहाँ पाई जाती है?
महाराष्ट्र में ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी बताएं, झारखंड का कोडरमा जो है अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार का कौन सा राज्य सटा हो, बिहार का कौन सा जिला सटा हुआ है? तो बिहार का गया और नवादा इससे सटा हुआ है कोडरमा से, तो यहाँ भी अभ्रक का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो आपको याद रखना, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, कह रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उसे उड़ीसा जो है लौह के खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा जो 21 का संबंध है वो वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। संविधान की धारा 21 में किसकी चर्चा है? तो वन्य जीव मैंने शेर बाघ जो भी हो गए वो, एवं प्राकृतिक संसाधन के मतलब पेड़ पौधे और जल मिट्टी ये सब का संरक्षण से है संविधान की धारा 21 का संबंध। अगला क्या है, कह रहा है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? यानी बिहार और झारखंड जिला में जैसे कहें कोडरमा होता है और कहाँ होता है? नवादा गया में होता है। तो पूरा देश में जो जितना भी अभ्रक उत्पादन होता है उसका 80% इसी क्षेत्र से होता है। झारखंड और बिहार से अभ्रक का उत्पादन होता है। अभ्रक क्या होता है? अभ्रक देखे होंगे घड़ा पर घड़ा जब बनता है गर्मी में जिससे पानी पीते हैं उस पर एक चमकदार कुछ बारूद जैसा कुछ लगा होता है, वही अभ्रक होता है। ये इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। ये क्यों इसके पर चमक बढ़ाने के लिए इसका उपयोग घड़ा में किया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा, कोयला क्या प्राथमिक ऊर्जा है? विद्युत क्या प्राथमिक ऊर्जा है? कोयला देखिए प्राथमिक ऊर्जा है क्योंकि कोयला निकाला जाता है, प्राथमिक ऊर्जा है। पहली बार यूज जो होगा उसे प्राथमिक ऊर्जा कहेंगे। विद्युत कोयला से बनता है, कोयला से बनता है, या मान लीजिए जल से बनेगा तो यह प्राथमिक ऊर्जा नहीं। पेट्रोलियम पहली बार उत्पादन होगा उसका बाद जलेगा, प्राथमिक ऊर्जा है, प्राथमिक ऊर्जा। कह रहा है कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो हमारा क्या होगा आंसर विद्युत, यानी जिसका उपयोग पहली बार हो प्राथमिक ऊर्जा कहलाता है। अगर किसी चीज़ से बना हो ऊर्जा वो द्वितीयक ऊर्जा कहलाता है। देखिएगा आंसर क्या है। अगला है भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह, ये कड्डप समूह, अरावली समूह या धारवाड़ समूह? तो आपको याद रखना है भारत के गोंडवाना समूह में जो होता है कोयला पाया जाता है। यहाँ लगभग 98% कोयला पाया है। पूरा जितना भी कोयला का उत्पादन होता है वहाँ का उसका 98% उत्पादन यहीं से हो जाता है। भारत में कुल कोयला उत्पादन का 98% यहीं से होता है। यह लगभग कितना पुराना है? तो लगभग मान सकते हैं 200 मिलियन वर्ष पुराना है। 200 मिलियन वर्ष पुराना, मिलियन वर्ष पुराना खदान है। ठीक है, यहाँ से गोंडवाना समूह से क्या प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है कोयला प्राप्त होता है सबसे अधिक मात्रा में। इसी समूह में आपको झरिया धनबाद जानते होंगे, झरिया और धनबाद जो कहाँ है? झारखंड में है, कोयला के लिए फेमस है। झरिया धनबाद कहाँ है? झारखंड में है, जो कोयला के लिए फेमस है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो आप जानते हैं सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अच्छे से ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, गोवा के संगम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गोवा में एक संगम क्षेत्र है, वहाँ लोहा की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। गोवा के संगम में लोहा की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, जबकि लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला देखिए, कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक संभावना है? तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के सर्वाधिक संभावना है? तो आपको याद रखना क्या है? राजस्थान में भारत में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या मरुस्थल पाई जाती है, मरुस्थल में गर्मी ज़्यादा है, इसलिए सौर ऊर्जा गर्मी को क्या विद्युत में कन्वर्ट करके अत्यधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कर पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बादाम की पहाड़ियाँ जो है वो लौह खनिज के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। बादाम पहाड़ किस खनिज बादाम पहाड़ में लौह खनिज का उत्पादन होता है। बादाम पहाड़ है कहाँ, तो आपको याद रखना है बादाम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में। किसकी, बादाम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ दोनों नाम है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और किसके लिए, किस खनिज का उत्पादन वहाँ होता है, तो उत्पादन वहाँ होता है लौह अयस्क खनिज के। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के किस राज्य में वन का विकास सबसे अधिक है। तो भारत में किस राज्य में वन का विकास, मध्य प्रदेश में जो है वन का विकास सबसे अधिक है। आपको याद रखना है अच्छे से, मध्य प्रदेश में वन का विकास सबसे अधिक है। और मसाला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो मसाला सबसे अधिक जो है, मसाला की खेती, मसाला के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो मसाला के लिए प्रसिद्ध है केरल जो है, मसाला के लिए प्रसिद्ध है। नारियल के लिए प्रसिद्ध है, नारियल के लिए भी यही प्रसिद्ध है, नारियल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो देखिए कोयला तो है, परंपरा से यूज होता आ रहा है, पेट्रोलियम परंपरा से यूज होता आ रहा है, प्राकृतिक गैस भी परंपरा। विद्युत जो है, अभी विद्युत का उत्पादन हाल फिलहाल में हुआ, 100-200 सालों में हुआ, तो एक गैर परंपरागत स्रोत है। ये सब परंपरा से जो उत्पादन होता है, ये तीनों परंपरागत है। और गैर परंपरागत में जो परंपरागत नहीं है उसे गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में मैग्नीज का उत्पादक नहीं है। तो मैग्नीज का उत्पादक कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज जो है लौह अयस्क है। मैग्नीज क्या है, मैग्नीज जो है वो लौह अयस्क है, लौह अयस्क है। इसलिए लोहा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, लोहा का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में होता है। तो मैग्नीज का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होगा, उड़ीसा में होगा। इनमें से किस राज्य में मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है। तमिलनाडु में तीनों राज्य में है, उड़ीसा में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तमिलनाडु बहुत, ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तो तीनों लगभग एक स्थान पे है, देख लीजिएगा लोकेशन में, लगभग एक स्थान पे कुछ दूरी पर है, लेकिन तमिलनाडु सबसे अंतिम है। तो यहाँ मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है। कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्या है, कह रहा है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थिति कहाँ है। ज्वारीय एवं, ज्वारीय मतलब जो ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं उसके लिए, एवं तरंग ऊर्जा, इसी को कहते हैं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति कहाँ है। तो आपको याद रखना है खंभात की खाड़ी में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के उत्पादन की अनुकूल परिस्थिति, ये दोनों नदी है, दोनों तो नहीं हो सकता है। मन्नार की खाड़ी भी नहीं है, आंसर इसका क्या है, खंभात की खाड़ी। आपको याद रखना है खंभात की खाड़ी। अगला देखिए, कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा किस नदी पर है, तुंगभद्रा जो है गोदावरी, तुंगभद्रा परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ये भी याद रखिएगा, गोदावरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है तुंगभद्रा परियोजना, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डाकू अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, संसाधनों का बेमतलब के, माने बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा बर्बाद करना, उसे कहा जाता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो संसाधनों के दोहन से संबंधित है, अनियोजित दोहन से संबंधित है। जैसे तैसे संसाधन को बर्बाद करना है, पेड़ को काट देना है और जल को बर्बाद करना है, इस प्रकार। काला लोहा किसे कहा जाता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। काला लोहा जो है, मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। मैग्नेटाइट और जो है हेमेटाइट और लिम्नोराइट सिडराइट, ये चारों जो है लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है, तो ये चारों जो है लोहा का अयस्क है, लोहा का अयस्क है। और मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है, काला लोहा कहा जाता है, मैग्नेटाइट को
काला लोहा कहा जाता है। अच्छे से आपको ये बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो दिवस पूछा जाता है, एक तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो आप जानते हैं किस खनिज का निर्यात नहीं करता है। देखिए, इसका जो लौह खनिज तो बोले उसका निर्यात करता है। लौह खनिज का निर्यात करता है। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। ये भी उड़ीसा में पाई जाती है। अभ्रक भी बताएं बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इन तीनों का निर्यात करता है। गंधक का निर्यात भारत नहीं करता है, क्योंकि यहाँ गंधक का उत्पादन भारत में बहुत कम मात्रा में होता है। कह रहा है भारत में कोयले का प्रमुख राज्य कौन सा है? कोयले के उत्पादन में सबसे प्रमुख जो राज्य है वो कौन सा है? तो आपको अच्छे से आपको पता है कि झारखंड का झरिया और धनबाद बताएं वो कोयले के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख राज्य माना जाता है। तो झारखंड का झरिया और क्या? धनबाद। आंसर झारखंड हुआ। कह रहा है मैग्नीज के निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मैग्नीज का निर्यात किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात जो है ये मंगलोर से नहीं किया जाता है। मंगलोर जो है वो कहाँ है? मंगलोर जो है वो है महाराष्ट्र। मंगलोर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इससे मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। यहाँ से मुंबई से, मरमुगांव से, विशाखापट्टनम से, तीनों से मैग्नीज का उत्पादन निर्यात किया जाता है। तो आपको याद रखना एक मंगलोर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टेक्सोल का प्रयोग होता है। टेक्सोल का प्रयोग किस में होता है? तो टेक्सोल का प्रयोग जो होता है वो कैंसर में किया जाता है। कैंसर के उपचार में टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। टेक्सोल का प्रयोग किस में किया जाता है? कैंसर। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका नाम तो एडिज इजिप्टी। इसका नाम है मादा एनाफिलीज। मलेरिया वाला मादा एनाफिलीज। और टीबी के लिए जो होता है, टीबी के फेफड़ा से संबंधित रोग है। इससे आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2000 में मैग्नीज का उत्पादन कितना हुआ? वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का उत्पादन कितना हुआ? तो ये आपको याद रखना है 15 लाख टन। और सेम क्वेश्चन आएगा कि ये सब देखिए रट्टा वाला कुछ क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखना है। अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो टिक मारिएगा। ऐसे ही सब क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोयला के प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट है। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? सबसे घटिया जो कोयला है, घटिया कोयला पीट है। भारत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है बिटुमिनस है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। तो तीनों बातें याद रखनी है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला पीट। भारत में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है भारत में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? यहाँ क्या पूछा? देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा कि मैग्नीज का उत्पादन कितना हुआ था 2000 में। अभी कह रहा है मैग्नीज का कुल भंडार कितना है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है मैग्नीज का जो कुल भंडार है वो 1670 लाख टन है। भारत में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? 1670 लाख टन है। मैग्नीज लौह अयस्क है जो उड़ीसा में, क्योंकि लोहा का उत्पादन उड़ीसा में है इसलिए मैग्नीज का भी उत्पादन उड़ीसा में अधिक मात्रा में होता है। कह रहा है विश्व की कितनी % जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो अच्छे से आपको याद रखना है कि विश्व की जो है 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 17.5% था लगभग डाटा 18% के आसपास याद रखेगा। विश्व की 18% जनसंख्या लगभग कहाँ निवास करती है? भारत में निवास करती है।
भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.86% है। अगला क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो हम जानते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कैसे संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। इस पूरे वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, कल जो है 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 7 बजे से क्लास होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।